एक खिलौना था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी आपकी 9 बजे की फ़्लाइट कंफर्म है ना? नहीं बेटा, फ्लाइट डिले है, बल्कि हो सकता है मौसम की वजह से कैंसिल भी हो जाए। मैं बता दूंगी फोन करके। चलिए आप फिर जब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगी ना तो मुझे कॉल करके कंफर्म कर दीजिए। ओके जान। मम्मी, मैंने 2-3 एजेंट से बात की है। अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में मामला हल हो जाएगा घर का। हया, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? हया, मैं जो बात अब तुमसे करने जा रही हूँ ना, उसे तुम्हें बहुत ठंडे दिलो दिमाग से सुनना होगा। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हें गुस्सा भी आएगा और शदीद दुख भी होगा, लेकिन समझदारी का तकाजा यही है कि हवा का रुख देखकर बात बान बदलने चाहिए। मम्मी, जितने बड़े दुख हम उठा चुके हैं, क्या उससे भी बड़ा कोई और दुख हो सकता है? देखो हया, बात यह है कि तुम्हारे अंकल ये घर खरीद कर हमें दे रहे हैं, और साथ में कंपनी के शेयर्स भी। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। कम से कम इस बहाने वो पापा से अपनी दोस्ती का हक तो निभा रहे हैं। तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? हरगिज नहीं मम्मी, मैंने भी अब वक्त के साथ चलना सीख लिया है। अगर वो अपनी खुशी से कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नाजिया को तो बहुत बुरा लगा। वो फोन पर तुम्हारे अंकल से लड़ाई कर रही थी, कह रही थी कि क्या जरूरत है आपको ये सब करने की। बेचारे बहुत परेशान हो गए थे। छोड़े मम्मी, हमें नाजिया आंटी से क्या, हमें उनसे नहीं बल्कि जब्बार अंकल से कर्ज रखनी चाहिए। कम से कम उन्हें तो ख्याल है ना हमारा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब्बार भाई तो फरिश्ता है, फरिश्ता। लेकिन मुझे डर इस बात का था कि ये बात सुनकर कहीं तुम खफा ना हो जाओ, और ज्यादा इस बात का डर था कि नाजिया के बारे में सुनकर तुम्हें बुरा न लगे। अम्मी, मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर अंकल ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपनी रजा से कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। मैं जरा उनसे मिलाती हूँ। हया बेटा, जरा ख्याल से उनसे कोई उल्टी सीधी बात मत कर लेना कि उनका दिल दुखे। वो ये जो सब कुछ करें सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। Of course not, मम्मी, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। I know what to do. Don't worry. यार वो तो किराया देने के साथ साथ घर खरीदने को तैयार है। घर खरीदने की बात कर रही है? इतने पैसे जमा कर लिए उसने? मैं खुद हैरान रह गया उनका जवाब सुनकर यार। पहले दिन तो जब मैंने किराया मांगा उनके औसां खता हो गए, और अब वही लोग घर खरीदने की बात कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। घर खरीदने की बात हया ने खुद की है? नहीं, हया से तो मुलाकात नहीं हुई, उनकी माँ से बात हुई थी, और हाँ एक आदमी भी था। लेकिन उनके घर में तो कोई मर्द नहीं है, ना भाई ना बाप, तो फिर ये कहां से आ गया? अल्लाह जाने कौन था यार वो, लेकिन वो बूढ़ा शख्स कह रहा था कि मकान के पेपर ले आना और मुंह मांगी रकम ले जाना। कौन है वो यार? ऐसा कौन हमदर्द निकल आया जो पूरा घर खरीदने को तैयार है? होगा कोई उनका रिश्तेदार यार। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है उसका यहाँ पे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब पता नहीं किसी और को बेवकूफ बना रही होगी। वैसे अजफर, कल तक तो उस हुस्न की देवी ने तुम्हें अपनी जुल्फों का असीर बनाया हुआ था, और तुम भी इतने दीवाने हो गए थे उसके, मकान तक दे दिया। अब कोई नया शिकार फंसा लिया होगा। मैं तो सारा हिसाब सूद समेत वापस लूंगा उस धोखेबाज से। क्या समझती है वो खुद को? लेकिन सवाल ये है, वो शख्स आखिर है कौन? जो कोई भी है यार, अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हें तो पता है वो घर मुर्तजा का है, उसे ना बेचना है ना किराए पे देना है। उसका अच्छा खासा कारोबार है दुबई में, उसे क्या परवाह। उसने तो मेरे कहने पे घर दिया था, और
तो लाजमी सी बात है मुझे ही खाली करवाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें मालिक मकान बनाना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है यार जफर, लेकिन वो लोग तो बात ही घर खरीदने की कर रहे हैं यार। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? कह दो नहीं बेचना आप लोगों को, खाली करके दें हमें। ठीक है, मैं तो तुम्हारी वजह से तमीज से बात कर रहा था उनसे। अब देखना कैसे घर खाली करवाता हूँ। घर खाली करवाने से ज्यादा मैं हया को परेशान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी भर का वो सदमा दिया है जिसे मैं चाह के अभी नहीं भुला सकता। आई अंडरस्टैंड। अंकल मम्मी बता रही थी कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। सच पूछिए तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, बल्कि पहली बार ये एहसास हुआ कि कोई तो है इस दुनिया में जिसे हमारा भी ख्याल है, हमारे हाल का, हमारे मुस्तकबिल का। वरना यतीमों को पूछता ही कौन है? कौन होता है उनका सिवाय अल्लाह के? बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना। एक बात कहूं अंकल, पापा की मौत और अपनी महरूमियों का मैंने हमेशा जिम्मेदार आपको समझा, लेकिन अब एहसास होता है कि मैं गलत थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप हमें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आते? हमारे लिए क्यों कुछ सोचते? देखो बेटा, जो वक्त गुजर गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन एक वादा जरूर कर सकता हूं, आने वाला एक एक दिन खुशियों से भर दूंगा। अंकल, हमने बाप का प्यार खोया, ऐसे में आपका साथ हमारे लिए ऐसा ही है जैसे सहरा में ठंडी छांव। सब ठीक हो जाएगा बेटा, खुदा करेगा तो एक एक करके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब मेरी बच्चियों का अपना घर होगा, कोई किराया मांगे नहीं आएगा। हया बेटा, मैं जानता हूं ये जिम्मेदारियां तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचने देती हैं। बेटा, मैं अब भी कहता हूं भूल जाओ, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपने बारे में सोचो। बहुत मुश्किल है अंकल। मुश्किल है बेटा, नामुमकिन तो नहीं, कोशिश तो करो। अंकल, बहुत रात हो गई है, अब आप भी सोइए और मैं भी जाके सोती हूँ, फिर बात होती है। शब खैर। शब खैर बेटा। तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? नहीं, तुम्हारे कमरे से ही आ रही हूं मैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? देख रही हूं मेरी बहन कितनी सफाई से झूठ बोलती है ना। क्या? मैंने क्या झूठ बोला है? नहीं हया, तुम सिर्फ झूठी नहीं बल्कि मक्कार भी हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी तो दिमाग ठीक हुआ है मेरा, अब सही सोचना शुरू करूंगी मैं। अच्छा ये बताओ, शरियार कैसा है? मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो रास्ते में होगा उसी से पूछूंगी ना। फालतू बातें मत करो, जाओ जाके सो जाओ। पता नहीं क्या ऑल फॉल सोचती रहती हो। तो तुम शरियार के साथ रास्ते में नहीं हो? तुम्हें किसने कहा? तुम तो कहती थी शरियार बहुत कमीना इंसान है। इतने सारे सबूत जमा किए थे तुमने सिर्फ उसको गलत साबित करने के लिए। मुझे उससे अलग करके तुम खुद करीब हो गई हो। आहिस्ता बात करो, क्या कह रही हो? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे सिर्फ बिजनेस डील के सिलसिले में बात करती हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो उसका भी बिजनेस केमिकल का है और हमारा भी। बिजनेस डील?
वो भी उससे जिसे तुम मेरे सामने जलील कर चुकी हो। सहरिश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात को तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो? बात तो सीधी है और तुम समझ भी चुकी हो मिस हया। तुमने मुझे उससे अलग किया ताकि तुम उसके करीब जा सको। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तुम भी रिलैक्स रहो और सो जाओ जाके, मुझे भी सोने दो। बिला वजह की गलत फहमी अपने दिमाग में मत पालो प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है सब्जा पूरा, प्लांट्स। मम्मी ये बताएं कि डैडी को पता है कि आप कराची आ गई हैं? बेटा वो तो कह रहे थे कि मैं सीधा जमाल भाई के घर जाऊं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपने बेटे की तरफ जाऊंगी। इसमें से मिठाई के डब्बे निकाल लेना। हाँ। वैसे मम्मी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना डैडी मुझे समझते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा अरसा कभी खफा नहीं रह सकते। अल्लाह करे तुम्हें भी औलाद हो तब तुमसे पूछूंगी कि औलाद की मोहब्बत क्या चीज होती है। बस आप मेरे लिए दुआ करें। और अब तो मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दूसरी शादी भी कर ली। वैसे तुमने शादी को मजाक ही समझ लिया है। तुमने पहली शादी भी हमारे बगैर की और दूसरी शादी भी। इसका मतलब है तुम मुझे इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो। और माँ का दिल है तुम्हारी इतनी सी परेशानी पे तड़प उठता है, फौरन सामान उठाती हूँ तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मम्मी प्लीज प्लीज आप ऐसे मत कहें ना, ही ऐसे सोचें कि मेरे लिए आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। प्लीज, आपको मनाने के लिए, आपको बुलाने के लिए मैंने जब भी आपको कॉल किया आपने कॉल ही नहीं रिसीव की। मैं क्या करता? अच्छा खैर छोड़ो, बताओ वो कैसी है? अच्छी है, बहुत केयरिंग है। बस मम्मी आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसके सामने अपनी नाराजगी का इजहार मत कीजिएगा। क्यों नाराजगी का इजहार करूंगी? अगर नाराज होती तो आती क्यों? वैसे एक बात मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार है। अच्छा बताओ है कहाँ? वो अभी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? क्यों? मम्मी वो एक्चुअली उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो वहां गई हुई है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं उसके घर ही चलते हैं। नहीं मम्मी, हम अभी वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बेटा? वो मम्मी आप थके होंगे, आप सफर करके आएंगे, आप रेस्ट करें ना, हम सुबह बात करते हैं। आराम से आप नींद करें, फिर उसके बाद सुबह बात करते हैं, ठीक है? मुझे पता है हया मुझसे झूठ बोल रही है। ये छोटे सच्चे जाल बुनकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन अब चियार की जिंदगी में भी मैं इसे टिकने नहीं दूंगी। लेकिन शरियार का नंबर तो मैंने उसी दिन इससे डिलीट करवाया था। एक बार बस मुझे नंबर मिल जाए शरियार का, खुद इससे पूछूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आया कि मोबाइल से नंबर लिया जा सकता है उसका। मैं शरियार को उसके फेसबुक में मैसेज करती हूँ। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। कौन जानता है कि ये आंसू खुशी के हैं या गम के। काश ये आंसू सिर्फ खुशी के होते, लेकिन इनके पीछे तो बहुत सी कड़वाहट है, दुख और खुशी शामिल है। नहीं हया, तुमने रोना नहीं है, नहीं इन आंसुओं को बहने देना है।
वरना मेरे बदले की आग ठंडी हो जाएगी। मुझे तो इस आग में सबको जला के खत्म करना है। जी मेरे रूम में आइए। जी जी, मेरे रूम में, मेरे इस कंपनी की डायरेक्टर के रूम में, अभी। आता हूं। मुबारक हो, कब्जा बढ़ता जा रहा है। शायद आप ये भूल रहे हैं कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं और किससे बात कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं उस हया के सामने खड़ा हूं जिसको कभी काम की ABCD भी नहीं मालूम थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तरक्की से आपको बहुत दुख हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेरी ही मरूने मिन्नत तो है। दिन रात नदीम के सामने तुम्हारी तारीफें किया करता था और ये सब कुछ उन्हीं कसीदों का नतीजा है। बस अफसोस इस बात का है कि तुमने मेरे दोस्त को मुझसे ही बेगाना कर दिया। इस किस्म की फजूल गुफ्तगू मैं नहीं सुनना चाहती। मुझे अभी और इसी वक्त उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल चाहिए जो आपके पास मौजूद है। अभी प्रोवाइड करो। ऐसे तो नदीम ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। मगर मैं तो ऐसे ही बात करूंगी क्योंकि मैं नदीम नहीं हूं। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मुझे तुम लोगों के आने से ज्यादा खुशी उस बात पर होगी अगर नदीम घर बच्चों के नाम करके फाइल भिजवा दे। मैं ये होने नहीं दूंगी। लावारिस नहीं हूं मैं, औलाद है मेरी, और यतीमों को पालने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ है हमने। शहरियार, भूलो मत कि नदीम पे कातिलाना हमले के सारे सबूत मेरे पास हैं। आप मुझे तलाक तो नहीं दिलवा सकती ना, लेकिन अगर मैं नदीम के सामने सारे सबूत रख दूं तो तुम्हारी तलाक कोई नहीं बचा सकेगा मिस हया। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।